दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी आलोचना के बारे में। आलोचना क्या है, आलोचना के प्रकार कितने हैं, इसकी शुरुआत कब से हुई है और किस युग में कौन सी आलोचना जो है वो शुरुआत हुई है, कौन से इसके प्रमुख कवि रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे और इससे अगले वीडियो में मैं आप सभी को प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक पुस्तकों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं हिंदी आलोचना की। आलोचना क्या होती है? तो जैसे मैंने आपको हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में बताया था, तो देखिए गद्य विधाएं जो होती है या तो उसमें हम दो प्रकार पढ़ते हैं, प्रमुख गद्य विधाएं और गौण गद्य विधाएं। तो आलोचना को जो है हम गद्य की विधाओं के अंतर्गत जो है रखते हैं और यानी कि प्रमुख विधाओं में हम रखते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत मैंने थोड़ी सी जो इसकी परिभाषा थी उससे आप सभी को परिचित करवाया था। ठीक है, और आज हम विस्तार पूर्वक इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और गद्य विधाओं का जो टॉपिक आप सभी ने अगर नहीं देखा हो तो एक बार देख लीजिएगा, मेरे चैनल के वीडियोस सेक्शन में जाइएगा या फिर अगर आप प्लेलिस्ट भी चेक करेंगे अलग अलग परीक्षाओं की, देखिए टॉपिक वही रहता है। परीक्षाएं आपकी कोई भी हो, आलोचना का प्रश्न ऐसा नहीं है कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में आ रहा है तो टीजीटी पीजीटी में नहीं आएगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी परीक्षाओं में आता है। ठीक है, तो चाहे आप बिहार टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, तो या फिर इसके अलावा जो है हमारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी आलोचना से आपको प्रश्न ज़रूर आएगा। चाहे एक प्रश्न आ जाए चाहे दो प्रश्न आए, लेकिन इस टॉपिक से आपका प्रश्न आना निश्चित है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें कि आलोचना क्या होती है, तो आलोचना से तात्पर्य किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करना है। सामान्यतः आलोचना का अर्थ दोष दर्शन से ही लिया जाता है, जबकि आलोचना का जो अर्थ होता है वो गुण और दोष दोनों पर प्रकाश डालना है। तो कई बार हम बात करते हैं कि आलोचना क्या होती है, तो आलोचना से हम क्या तात्पर्य कहते हैं कि कोई भी चीज़ है उसके दोष ही बताए होंगे, लेकिन सच्चाई ये रहती है कि जब आलोचना की बात की जाती है तो उसके हम गुण भी बताते हैं और दोष भी बताते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे मैं एक औरत हूँ, तो वहाँ पे अगर मैं साड़ी लेने जाती हूँ या फिर मैं सूट खरीदने जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं कपड़े लेने जाऊँगी तो मैं उस कपड़े की क्या क्या चीज़ें देखूँगी, या यहाँ पे अगर कोई पुरुष वर्ग भी अपने कपड़े लेने जाता है तो कपड़े की कलर देखेगा, उसको फिटिंग आई कि नहीं, कपड़े की क्वालिटी कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, हर चीज़ हम देखते हैं और तब वो चीज़ खरीदते हैं। तो सेम यही चीज़ आलोचना के क्षेत्र में भी होती है कि जब कोई कविता या काव्य रचना या फिर कोई पुस्तक लिखी जाती है किसी लेखक के द्वारा, तो जो दूसरे लेखक हैं या आलोचक हैं वो उस पुस्तक का विवेचन करते हैं कि इस पुस्तक में क्या गुण हैं और दोष हैं, दोनों चीज़ें जो बताई जाती है वही आलोचना है। ठीक है, तो आलोचना शब्द से क्या अभिप्राय है? तो आलोचना शब्द लुच्च धातु से बना है। लुच्च का अर्थ है देखना, इसलिए किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या, उसका मूल्यांकन करना, किसी चीज़ को सही ढंग से देखना, उसकी गुण दोष हर चीज़ को देखना, यही आलोचना है। संस्कृत में प्रचलित टीका व्याख्या और काव्य सिद्धांत निरूपण के लिए भी आलोचना शब्द का ही प्रयोग कर लिया जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक आलोचना संस्कृत के काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र है। आलोचना का कार्य है, तो क्या कार्य है? किसी साहित्यिक रचना की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके रूप, गुण और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना कि उसमें क्या रूप है, उसमें क्या विशेषताएं आदि है, उसके आधार पर वो अपने विचार रखते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका उदाहरण अगर मैं डायरेक्टली दूं तो देखिए कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है,
और इस पर अगर आलोचना की बात की जाए तो मुक्तिबोध ने कामायनी एक पुनर्विचार जो है उनके द्वारा लिखा गया है, तो उन्होंने उस पे अपनी आलोचनात्मक क्रिया दी है, उस पुस्तक के गुण दोष या उस पर समीक्षात्मक अपनी प्रक्रिया दी है। अब आलोचना के संदर्भ में भारतीय विद्वानों ने क्या कहा है। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोण से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार से आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गतिविधि निर्धारित करने में योगदान देना है। वहीं पे श्याम सुंदर दास जी का कहना है, साहित्य क्षेत्र में ग्रंथ को पढ़कर उसके गुण और दोषों का विवेचन करना और उसके संबंध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आलोचना के कितने प्रकार हैं। तो पहला है सैद्धांतिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य के सिद्धांतों पर विचार होता है। ये सिद्धांत शास्त्रीय भी हो सकते हैं और ऐतिहासिक भी। इस पद्धति में आलोचक शास्त्र के विषय में सिद्धांत स्थापित करता है, उसमें साहित्य के मानदंड विषयक चिंतन होता है। साहित्य के मूल को पहचान कर उसमें संबंध रखने वाले सिद्धांत स्थिर किए जाते हैं। यानी कि सैद्धांतिक आलोचना में जो साहित्य के सिद्धांत दिए गए हैं, यानी अगर व्याकरण स्तर पे या कोई भी स्तर जो एक नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार जो रचनाएं रची गई है उसकी चीज़ें दिखी जाती है कि सही है या गलत है। दूसरा आता है व्यवहारिक आलोचना। ठीक है, जब सिद्धांतों के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जाए तो उसे व्यवहारिक आलोचना का नाम दिया जाता है। अब व्यवहारिक आलोचना भी अलग अलग प्रकार की होती है। पहला है व्याख्यात्मक आलोचना। गूढ़ गंभीर साहित्य रचना के विषय, उसकी भाषा, शिल्प को सरल तथा सुबोध भाषा में स्पष्ट करना ही व्याख्यात्मक आलोचना है। यानी कि कोई भी गंभीर विषय या किसी अन्य भाषा में रचित है या किसी भी बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से, मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है, उसको सरल सुस्पष्ट करके व्याख्यात्मक ढंग से उसको लिखना ही व्याख्यात्मक आलोचना है। इस आलोचना में आलोचक की दृष्टि रचना पर होती है और उसी के अनुसार वह अपनी विवेचनापूर्ण निर्णय भी करता है। इस आलोचना में रचना का कथ्य महत्वपूर्ण होता है कि क्या कहा गया है। जीवन चरित्रात्मक आलोचना। किसी भी रचनाकार का साहित्य किसी न किसी रूप और मात्रा में उसके अपने जीवन एवं घटनाओं से प्रभावित होता है। इस आलोचना में किसी रचनाकार की कृतियों का उसके जीवन और विशिष्ट घटनाओं की पृष्ठभूमि का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है। तीसरा आ जाता है ऐतिहासिक आलोचना। तो ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत वे रचनाएं आती है जिनमें किसी रचना का मूल्यांकन रचनाकार की जाति, वर्ग और उसके समाज के आधार पर किया जाता है। इस आलोचना पद्धति का आरंभ प्रसिद्ध इतिहासकार तैन ने किया था। यह हिंदी आलोचना की अमूल्य निधि है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर और नाथपंथियों का मूल्यांकन इसी आलोचना पद्धति से किया है। तो इसका उदाहरण आपको क्या मिल गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला है रचनात्मक आलोचना। तो रचनात्मक आलोचना वह कहलाती है जिसमें आलोचक किसी रचना या साहित्यकार के संपूर्ण साहित्य को आधार बनाकर आलोचना तो करता है, किंतु वह आलोचना उस रचना या साहित्य की मात्र व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं होती, बल्कि वह आलोचना पाठकों को स्वतंत्र रचना का आनंद भी प्रदान करती है। अगला है प्रभाववादी आलोचना। तो प्रभाववादी आलोचना में आलोचक कृति को भूलकर उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव की मार्मिक आलोचना करने में तत्पर रहता है। अगला है तुलनात्मक आलोचना। तो जब किसी साहित्य या रचना की तुलना किसी अन्य रचनाकार या किसी दूसरी भाषा के साहित्य से की जाए तो वह तुलनात्मक आलोचना होती है और इसके जनक हैं पद्म सिंह शर्मा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने आलोचना के बारे में जाना कि कितने तरह के होते हैं। अब बात करते हैं कि आलोचना का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ है। तो हिंदी आलोचना का इतिहास रीतिकाल से थोड़ा पहले प्रारंभ हो जाता है। तो प्रारंभ कब हुआ है, रीतिकाल से थोड़ा सा पहले। ऐसा माना जाता है कि हित तरंगिणी के लेखक कृपाराम हिंदी के पहले काव्यशास्त्री थे, लेकिन हिंदी में काव्य रीति का सम्यक समावेश सबसे पहले केशवदास ने ही
किया, जिसका अनुकरण परिवर्ती रीतिकालीन आचार्यों और लक्षणकारों ने किया। हिंदी में वार्ता ग्रंथों, भक्तमाल और टीका ग्रंथों के रूप में आलोचना की जो परंपरा मिलती है, वह निसंदेह हिंदी आलोचना का प्रवेश द्वार है। यानी कि इस समय जो रचनाएं रची गई, उसको हम इसका प्रवेश द्वार कह सकते हैं, शुरुआती कह सकते हैं। लेकिन आचार्यत्व और कवित्व के एकीकरण ने इस दौर में आलोचना लक्षण, उदाहरण और टीकाओं तक ही सीमित थी। यानी कि इसमें जो है केवल हमें लक्षण ही और थोड़े बहुत उदाहरण ही देखने को मिलते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें मिलता नहीं। लेकिन मेन जो हम हिंदी आलोचना का विकास देखते हैं वो किस प्रकार से देखते हैं, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है भारतेंदु युग से मिलती है, फिर उसके बाद द्विवेदी युग, फिर शुक्ल और फिर शुक्लोत्तर युग। तो ये हमारा आलोचना का विकास क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले भारतेंदु युग आ जाता है। तो भारतेंदु युग में जिस प्रकार की अन्य गद्य विधाओं का जन्म हुआ, उस प्रकार आलोचना का प्रारंभ भी इसी युग में हुआ। तो जिस प्रकार जो गद्य की अन्य विधाएं जो थी, यात्रा वृत्तांत, जीवनियां आदि का प्रारंभ इस युग में हुआ, तो आलोचना का प्रारंभ भी इसी युग में हुआ। भारतेंदु काल में जैसे ही साहित्य रीतिकालीन अंतःपुर के लीला विनोद से निकलकर जन समूह के हृदय के जनपथ पर अग्रसर हुआ, वैसे ही भारतेंदु युग कालीन आलोचना तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाश में आई। और जिनमें हमें देखने को मिलता है ये आलोचना, वो देखिए कवि वचन सुधा, सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, ये सब जो है आलोचनात्मक पत्रिकाओं थी जिनमें आलोचनाएं की गई थी। हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। भारतेंदु ने जिस प्रकार अन्य गद्य विधाओं के विकास में योगदान दिया था, उसी प्रकार आलोचना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नाटक नामक एक ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुकरण पर लिखा। तो सबसे पहले उन्होंने नाट्य शास्त्र के अनुकरण पर नाटक लिखा। सैद्धांतिक आलोचना का सूत्रपात भारतेंदु की नाटक रचना से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको सैद्धांतिक आलोचना का उदाहरण मिल गया कि किसने इसकी शुरुआत की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसकी प्रशंसा करते हुए गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं, यह ग्रंथ एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है, जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। और इस रचना की अगर समय सीमा की बात करें तो 1883 ईस्वी में हुई है। भारतेंदु ने अपने नाटक विषयक लेख में नाटकों की प्रकृति, समसामयिक जनरुचि और प्राचीन नाट्य शास्त्र की प्रासंगिकता पर विचार किया। इसलिए भारतेंदु को हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचक माना जा सकता है। इस काल में आलोचना के 3 रूप विद्यमान थे। यानी भारतेंदु युग में अगर बात करें तो सैद्धांतिक आलोचना, टीका अथवा भाष्य और इतिहास ग्रंथों में लिखे हुए कवि परिचय, इन पर ये लिखे गए। भारतेंदु कृत नाटक के अतिरिक्त जगन्नाथ प्रसाद कृत छंद प्रभाकर, कविराज मुरारी दान कृत जसवंत जसोभूषण और प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुमार आदि ग्रंथ भी सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ हैं। टीका पद्धति भाष्य के अंतर्गत बिहारी सतसई पर लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का संशोधित रूप गिरसन ने 1896 में प्रकाशित करवाया तथा कवियों के जीवन परिचय एवं उनके कृतित्व की समीक्षा उस काल में लिखे गए शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज एवं गिरसन के इतिहास ग्रंथ में भी मिलती है। तो इसका थोड़ा सा प्रभाव हमें इस काल में इन रचनाओं में भी देखने को मिलता है। भारतेंदु काल के समालोचकों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के नाम लिए जा सकते हैं। इस युग में किसी संपूर्ण कृति के गुण दोषों की समीक्षा की शुरुआत प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट के द्वारा की गई। प्रेमघन जी ने आनंद कादंबिनी के एक अंक में बाणभट्ट की कादंबरी की प्रशंसात्मक आलोचना की और एक अन्य लेख में बाबू गदाधर सिंह द्वारा बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना करते हुए उपन्यास के अंतरंग बहिरंग दोनों पक्षों पर विचार किया। प्रेमघन जी ने आनंद कादंबरी में ही
इसके अलावा जो इन्होंने शुरुआत की, देखिए आनंद कादम्बरी जो इनकी पत्रिका है उसमें इन्होंने लाला श्रीनिवास निवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की भी इन्होंने समालोचना की। संयोगिता स्वयंवर को समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में सच्ची समालोचना शीर्षक से की। तो इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने, देखिए प्रेमगंज जी ने भी की है, लेकिन संयोगित मेन जो है बालकृष्ण भट्ट कृत सच्ची समालोचना शीर्षक से संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना की गई है। इस प्रकार उन्होंने भारतेंदु के नाटक नील देवी और श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु की भी समीक्षा की। भट्ट जी ने ऐतिहासिक आख्यानों के साहित्यिक उपयोग, देशकाल, पात्रों की स्वाभाविकता और रचना की जीवंतता के आधार पर आलोचना की है। तो इसके बाद जो बात की जाए तो वो है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में इसकी शुरुआत क्या हुई थी? तो भारतेंदु के बाद हिंदी आलोचना ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे अधिक प्रभाव रहा। तो द्विवेदी युग के जिस हम कवि की बात करें तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य द्विवेदी हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को लोकवादी आचार्य कहा गया है और युग बोध एवं नवीनता के पोषक थे। आचार्य द्विवेदी जी ने जहां सरस्वती पत्रिका के संपादन द्वारा आलोचना की भाषा का रूप सुस्थिर किया, वहीं बाबू श्याम सुंदर दास ने आलोचना के आवश्यक उपादान एकत्र किए तथा उन्हें व्यवस्थित और संयोजित किया। द्विवेदी युग में सैद्धांतिक और परिचयात्मक आलोचना के साथ साथ तुलनात्मक, मूल्यांकन परक, अन्वेषक और व्याख्यात्मक आलोचना की शुरुआत हुई। द्विवेदी युग में आलोचना का रूप भारतेंदु युग की तुलना में अधिक निखरा। एक और तो संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुकरण पर सैद्धांतिक आलोचना के ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि लाला भगवान दीन कृत अलंकार मंजूषा, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत काव्य प्रहकर आदि। दूसरी ओर तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात तो इस युग में, द्विवेदी युग में पद्म सिंह शर्मा कृत बिहारी और सादी कौन थे? तो फारसी के कवि थे और ये बिहारी यानी कविवर बिहारी। तो इन्होंने जो है इसकी तुलना की, तो तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात जो है द्विवेदी युग में पद्म सिंह शर्मा द्वारा बिहारी और सादी नाम से किया गया। और परिचयात्मक आलोचना के अंतर्गत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षाओं का प्रकाशन इस काल में अधिक विकसित हुआ। सरस्वती में प्रकाशित अधिकांश परिचयात्मक आलोचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। ऐसी आलोचनाओं में पुस्तक का संक्षिप्त परिचय, उसकी विषय वस्तु की निंदा व प्रशंसा तथा लेखकीय दृष्टिकोण का उद्घाटन किया जाता था। इस काल में पाश्चात्य समीक्षकों की आलोचनात्मक कृतियों का अनुवाद भी हिंदी में किया गया। पोप की एसे ऑन क्रिटिसिज्म का हिंदी अनुवाद बाबू जगन्नाथ दास ने समालोचना दर्श नाम से किया। ठीक है। आचार्य द्विवेदी ने कवि और कविता तथा कवि कर्तव्य निबंधों में उनकी काव्य विषयक धारणाएं दृष्टिगत होती है। वे यथार्थ को काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। द्विवेदी जी काव्य भाषा के लिए अलंकारिकता के विरुद्ध सहज, सरल और जनसाधारण की भाषा का समर्थन करते हैं। तो द्विवेदी युग की अगर प्रमुख आलोचना की बात करें कि कौन कौन से इस युग के प्रमुख आलोचक हैं, तो इसमें मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं को तुलनात्मक आलोचना का पुरस्कर्ता माना गया है। मिश्र बंधुओं के हिंदी नवरत्न में, तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न लिखा है, तो इसमें उन्होंने कवियों की परस्पर जो नवरत्न का जो चयन किया है वो तुलनात्मक आधार पर ही किया है। इन आलोचकों के बीच बिहारी और देव में कौन श्रेष्ठ है, इसको लेकर कई चरणों में तुलनात्मक आलोचनाएं लिखी गई, लेकिन मिश्र बंधुओं की दृष्टि रीतिकालीन संस्कारों में मुक्त नहीं हो पाई और कुल मिलाकर द्विवेदी युग आलोचनात्मक, इतिवृत्तात्मक और गुण दोषों तक ही सीमित रही है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो वो आ जाता है शुक्ल युग। तो हिंदी आलोचना को आलोचना शास्त्र के रूप में व्यवस्थित, गंभीर और समृद्ध करने का जो श्रेय है, यानी कि इस युग में ही मुख्य रूप से जो आलोचनात्मक रचनाएं रची गई वो शुक्ल जी के युग में ही रची गई।
और संपूर्ण जो हम कह सकते हैं आलोचना की शुरुआत वो शुक्ल जी के द्वारा ही की गई। उनसे पूर्व जिस तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात हुआ उसमें ना तो कोई आदर्श था ना ही कोई सिद्धांत। आलोचक अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण किसी भी कवि को श्रेष्ठ या हीन सिद्ध करने का प्रयास करते थे। आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना को भारतीय साहित्य चिंतन परंपरा और पाश्चात्य साहित्य चिंतन के समन्वय से समृद्ध किया। उनकी आलोचना दृष्टि भारतेंदु युग की उसी सामाजिक नैतिक चेतना का रूप ग्रहण करती है जिसका विकास रीतिवाद विरोधी अभियान के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी में दिखाई देता है। ठीक है, शुक्ल जी ने साहित्यिक आलोचना और इतिहास के लिए साहित्य उपयोगितावादी मानदंडों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास और चिंतामणि के निबंधों के साथ ही सूरदास, जायसी और तुलसीदास के काव्य के व्यवस्थित मूल्यांकन की प्रक्रिया में कुछ बीज शब्दों का निर्माण किया जो आलोचनात्मक प्रतिमान के रूप में स्थापित हुए। तो शुक्ल जी के द्वारा जो कुछ सिद्धांत दिए गए वो कुछ इस प्रकार से है। लोक मंगल की साधना, रस सिद्धांत, प्रबंधात्मकता, हृदय की मुक्तावस्था, आनंद की साधनावस्था, आनंद की सिद्धावस्था। तो ये सारे शुक्ल जी के द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण आलोचनात्मक स्थापनाएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं। तो इनको देख ले और इनकी व्याख्याएं जो है पढ़ लीजिएगा। शुक्ल जी ने एक और तो चिंतामणि के सैद्धांतिक समीक्षा निबंधों में अपने सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया, तो वहीं पे दूसरी ओर उसमें उन्होंने व्यवहारिक उदाहरण देकर अपने सिद्धांतों की पुष्टि भी की है। तो शुक्ल जी की जो आलोचना है वो 3 रूप में हमारे सामने आती है, सैद्धांतिक, ऐतिहासिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत उनके चिंतामणि तथा रस मीमांसा के लेख हैं और ऐतिहासिक आलोचना के क्षेत्र में उनका हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण देन है। तुलसीदास, सूरदास, जायसी आदि ग्रंथों की भूमिकाएं व्यवहारिक समीक्षा के उदाहरण है। तो यहाँ पे तीनों ही आलोचनाओं की आपको उदाहरण मिल जाते हैं, सैद्धांतिक आलोचना की, चिंतामणि और रस मीमांसा। ठीक है, ऐतिहासिक आलोचना की हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, वहीं पे व्यवहारिक आलोचना की इनकी सूरदास, तुलसीदास और जायसी की जो उन्होंने आलोचनाएं की है वो आ जाती है। शुक्ल ने सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का कवि माना है, वहीं दूसरी ओर तुलसीदास को साधनावस्था का और जायसी के काव्य में प्रेम की पीर की व्यंजना को महत्व दिया है। शुक्ल जी ने उपन्यासों और कहानियों पर विचार करते हुए लेखकों से व्यापक सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के चित्रण का आग्रह किया है। और शुक्ल जी के युग के अन्य कवियों की हम बात कर ले, आलोचकों की हम बात कर ले, कौन कौन से आलोचक इस युग के हैं, तो इसमें चंद्रबली पांडे, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रमाशंकर शुक्ल जैसे आलोचक जो है इस युग में आते हैं। पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर ने केशव और रत्नाकर इन 2 प्रमुख कवियों पर समीक्षाएं प्रस्तुत की। वहीं पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी एवं घनानंद को अपने अध्ययन का आधार बनाया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे शुक्लोत्तर युग की, यानी शुक्ल के बाद का जो युग था उसमें कौन कौन से आलोचक हुए हैं। तो आचार्य शुक्ल हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष थे, किंतु शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास शुक्ल जी की मान्यताओं के साथ टकराहट के साथ शुरू हुआ। हिंदी आलोचना को जो प्रौढ़ता और सुव्यवस्था शुक्ल जी ने प्रदान किया उसे आगे ले जाने का चुनौतीपूर्ण कार्य। तो इसके बाद जो मुख्य देखिए कितने शिखर पर थे, यानी ये देख सकते हैं कितने आगे जो है इसको आगे ले गए हैं नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो सबसे पहले बात करेंगे नंद दुलारे वाजपेयी की। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने न केवल शुक्ल जी की सीमाओं को उद्घाटित किया अपितु छायावादी काव्य के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण को भी नवीन साहित्यिक संवेदना के उपयुक्त नहीं माना। इनका शुक्ल जी से मतभेद केवल छायावादी काव्य को लेकर था और इनका हिंदी आलोचना में सबसे महान योगदान छायावाद को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। और साथ ही उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि छायावाद की मूल प्रेरणा धार्मिक ना होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। और नंद दुलारे वाजपेयी जी को
सौष्ठववादी आलोचक कहा गया है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि किस आलोचक को सौष्ठववादी आलोचक कहा गया है, तो नंद दुलारी वाजपेयी जी को। छायावादोत्तर काल में इनके कई समीक्षात्मक ग्रंथ हुए। इनके ग्रंथ कौन से हैं? आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, ये बराबर पूछा जाता है। कवि निराला, प्रकीर्णकार, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध, तो ये तो इनका हर बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये दूसरे आलोचक हैं जिनकी आलोचनात्मक उपलब्धियां महत्वपूर्ण और संग्रहणीय हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 में, उन्होंने आलोचना की ऐतिहासिक पद्धति की प्रतिष्ठा करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि किसी ग्रंथकार का स्थान निर्धारित करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जातीय साध्यता को देखना आवश्यक है, जिसके लिए आलोचक को अपनी जातीय या सांस्कृतिक विरासत का पर्याप्त बोध होना आवश्यक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल संस्थान के आलोचक थे, पर अपने मानवतावादी दृष्टिकोण, तो ये जो है मानवतावादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। परीक्षा में ये प्रश्न भी आ जाता है। तो ये शुक्ल जी से किस प्रकार से आलोचक हैं, अलग हैं, तो केवल मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक पद्धति के कारण ये अलग हैं। इनका शुक्ल जी से मतभेद इतिहास बोध को लेकर था। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य को एक समवेत भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयास और प्रस्ताव किया। काव्य रूढ़ियों और कवि प्रसिद्धियों के माध्यम से काव्य के अध्ययन का प्रस्ताव भी हिंदी आलोचना की एक महत्वपूर्ण देन है। इन आधार पर ही द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार किया। तो इनका जो मानवतावादी दृष्टिकोण था वो शुक्ल जी के लोक मंगल की जो भावना है उससे मेल खाता है। इनके जो समीक्षात्मक ग्रंथ है वो है सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सहज साधना। इसके बाद बात करेंगे डॉक्टर नागेंद्र की। तो इनका व्यवहारवादी एवं समीक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त इन्होंने कार्य किए हैं और इनको जो है रसवादी आलोचक कहा गया है। रस सिद्धांत में, अब रस सिद्धांत इनकी रचना है तो इनको रसवादी आलोचक कहा गया है, इससे याद रखिएगा। रस की सांगोपांग विवेचना करते हुए उन्होंने इसे पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीतिकाल की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, ये इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। ठीक है, इसके बाद और ग्रंथों की माने तो सुमित्रा नंदन पंत जो है इनकी सौंदर्य चेतना और कलात्मक छवियों के प्रति इनका जो है विशेष आकृष्ट था और इसलिए इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में लिखा था। इसके विपरीत साकेत एक अध्ययन में उनकी शास्त्रीय अभिरुचि अभिव्यक्त होती है। रीति काव्य की भूमिका और देव और उनकी कविता के लिए अध्ययन लेखन क्रम में इनकी रसवादी दृष्टिकोण जो है देखने को मिलती है। और इस युग के अन्य लेखकों की बात करें, अन्य आलोचकों की बात करें तो नंद दुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके अलावा बाबू गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर कृष्णलाल, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर वार्ष्णेय एवं आचार्य बलदेव उपाध्याय का नाम उल्लेखनीय है। ये शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं शुक्लोत्तर युग के बाद समकालीन हिंदी आलोचना। अब समकालीन का क्या तात्पर्य है? समकालीन यानी एक समय में रहने या होने वाला, तो एक समय में घटने वाली चीज़ों को समकालीन कहते हैं। समकालीन आलोचना की विशेषता यह रही है कि वह रचना या कृति को उसकी समग्रता में देखने व परखने की पक्षधर रही है। समकालीन आलोचना अस्तित्ववाद की सीमाओं का अतिक्रमण करती है। समकालीन आलोचना में काफ़ी वैविध्य है। इनके आलोचकों को अपने आग्रह, विचार और विविधता के बावजूद यह कोशिश दिखाई देती है कि अंतर्वस्तु और रचना शिल्प की दृष्टि से एक समावेशी और समेकित आलोचना दृष्टि का विकास किया जा सके।
अब समकालीन आलोचकों में जिनके नाम आते हैं वो है सुधीर पचौरी, नामवर सिंह, मलयज, बच्चन सिंह, निर्मला जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी, परमानंद श्रीवास्तव, नंदकिशोर नवल, रमेश चंद्र शाह, विश्वनाथ तिवारी, नंदकिशोर आचार्य, प्रभाकर श्रोत्रिय, अशोक वाजपेयी, मैनेजर पांडे। ठीक है। सुधीर पचौरी जो है आलोचक और मीडिया विश्लेषक है। इनकी आलोचना पुस्तकें कविता का वैचारिक आधार, कविता का अंत, उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद, आधुनिक परिदृश्य, उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श, साम्राज्यवाद और संस्कृति, नामवर के विमर्श, ये उल्लेखनीय है। इसके बाद जो है डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी साहित्य की प्रगतिशील परंपरा और समकालीन रचनाशीलता का वस्तुपरक विवेचन मूल्यांकन करने वाले समकालीन रचनाकारों और आलोचकों के बीच ये सर्वाधिक चर्चित रहे हैं। साहित्य की सैद्धांतिक आलोचना में एक और जहां उन्होंने पुराने रसवादी और नवकलावादी मानदंडों और मनोवृत्तियों से संघर्ष किया, वहीं समकालीन आलोचना में इन्होंने सरलीकरण और एकांगीपन का खुलकर विरोध किया। छायावाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, पृथ्वीराज रासो की भाषा, इतिहास और आलोचना, इन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की। ठीक है। इसके बाद अन्य पुस्तकों की बात करें तो आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, छायावाद, हिंदी और इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, ये इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगले कवि आ जाते हैं, अगले आलोचक हैं मलयज। कविता के से साक्षात्कार में आलोच्य कृति के वास्तविक मूल्यांकन की कुंजी उस कृति के भीतर तलाशने पर जोर देते हैं। ठीक है। इसके बाद निर्मला जैन की बात करें तो आलोचना के लिए अनुसंधान, पांडित्य, सिद्धांत निरूपण और इतिहास आदि को इन्होंने उपयोगी माना है। इन्होंने कुरु कुरु स्वाहा, जिंदगीनामा और जहाज का पंछी, इन उपन्यासों का मूल्यांकन किया है। इसके बाद बात करेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी की, तो एक और लोकवादी तुलसीदास और मीरा का काव्य में प्रगतिवादी आलोचना को एकांगिकता से बचाते हुए भक्ति काव्य की लोकवादी जनवादी मूल्य दृष्टियों का इन्होंने अन्वेषण किया है। तो वहीं दूसरी ओर इन्होंने देश के इस दौर में हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य दृष्टि की सार्थकता की खोज करते हुए उनके विचार चित्रों की समानता मुक्ति बोध के काव्य बिंबों से स्थापित की है। इसके बाद अगले आलोचक आ जाते हैं परमानंद श्रीवास्तव। तो ये जो है नई कविता के आलोचक हैं और वे कविता में सामाजिक राजनीतिक संदर्भों और संरचना के स्तर पर आए बदलाव को सजगता से परखने में क्षमता रखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रमेश चंद्र शाह। इन्होंने सर्जनात्मक समीक्षा पर जोर दिया है। फिर मैनेजर पांडे ने जो है सैद्धांतिक या पद निर्मित नहीं की है इनकी आलोचना। इन्होंने समीक्षात्मक लेखों और टिप्पणियों में वे कला की स्वायत्तता और आलोचना के जनतंत्र जैसे मान्यताओं का विरोध करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उत्तर आधुनिकतावादी और उत्तर संरचनावादी आलोचनात्मक दृष्टि का भी ये विरोध करते हैं। अब समकालीन आलोचना के भी आपको अलग अलग प्रकार देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहला आ जाता है सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी आलोचना। ठीक है। तो स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण की मूलभूत विशेषता है साहित्य की जड़ता, कृत्रिमता, रूढ़ियों तथा अप्रासंगिक होती हुई लेखन परंपराओं के विद्रोह से है। स्वच्छंदतावादी आलोचना में व्यक्तिगता, आत्मसृजन, कल्पनाशीलता और स्वानुभूति को एक नए मूल्यांकन के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है। तो स्वच्छंदतावादी के कारण क्या है कि जो आलोचना है किसी बंधे बंधाए ढांचे में नहीं, लेकिन अलग अलग रूपों में फिर हमें प्रकट मिलती है। वहीं पे बात करते हैं मार्क्सवादी आलोचक की। तो स्वच्छंदतावादी प्रभाव से निकलने का प्रयास जो है मार्क्सवादी आलोचकों ने किया और इसमें कई आलोचकों के नाम आ जाते हैं। सबसे प्रमुख हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा और इनके प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके अलावा बात करें तो भाषा और समाज उनके सैद्धांतिक उनके वैज्ञानिक रूप को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण रचना है। रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा देखिए मार्क्सवादी आलोचक परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहले है रामविलास शर्मा, फिर है शिवदान सिंह चौहान, फिर है प्रकाश चंद्र गुप्त, फिर है
नामवर सिंह और फिर है अमृत राय। इनके नाम याद रखिएगा, ठीक है, इन पे प्रश्न आता है। अगले हैं मनोविश्लेषणवादी आलोचना। अब ये क्या है? तो मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण या मनोविज्ञान के प्रभाव से हिंदी आलोचना में रचनाकारों के अंतर मन में विश्लेषण की प्रवृत्ति का उदय होने लगा था। इसमें जो मुख्य आलोचना आते हैं अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और देवराज उपाध्याय, इनके भी नाम याद रख ले, इनके भी नाम जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है, आप नाम ही याद रखिएगा। फिर आते हैं रसवादी आलोचक। इसमें जो है शुक्ल जी का नाम आता है और इसके बाद नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र, तो इनके नाम याद रख लीजिएगा। मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ाऊंगी, जो मुख्य चीज़ है वही रसवादी आलोचना के अंतर्गत शुक्ल जी आते हैं, नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र जी आते हैं। वहीं नई समीक्षा की बात कर ले तो इसमें जो है नई नई दृष्टियों का, नई नई जो आज के समाज की जो परंपराएं हैं उनको स्वीकार किया गया। अस्तित्ववादी आलोचना, ये सब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी जान लें, इसमें अज्ञेय, डॉक्टर रघुवंश, धर्मवीर भारती आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आधुनिकतावादी आलोचना, तो नाम से ही जैसे कि जो आजकल की नियम नवीनता है, सत्यता के स्थान पर ईमानदारी और गतिशील मानव चेतना एवं व्यापकता से अधिक गहराई पर जो है इसमें जोर डाला गया है। तो ये सभी थे समकालीन हिंदी आलोचना के अंतर्गत जो चीज़ें आई है। तो ठीक है, तो ये था हमारा संपूर्ण आलोचना से संबंधित टॉपिक। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रमुख आलोचक एवं आलोचना रहेगा। तो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।